तो हेलो दोस्तों, मैं रितेश दुग्गल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा टियागो की बात करेंगे। टाटा टियागो के एक्चुअल ओनर से गाड़ी की खरीद के 8 महीने बाद एक्चुअल रिव्यूज आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को एंड तक देखें। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नीरज भाई से। नीरज भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू। आपका वेलकम है। तो ये है नीरज भाई, इन्होंने आज से 7 से 8 महीने, कब ली थी आपने ये गाड़ी? ये मैंने फरवरी 2023 में ली थी। अब इसको ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है। अच्छा, तो गाड़ी के 1 साल बाद नीरज भाई हमें बताएंगे कि गाड़ी कितनी कामयाब है, क्या इनको इसमें परेशानियां आई और ये अपनी गाड़ी से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो नीरज भाई, ये गाड़ी आपने कितने में खरीदी थी? ये मुझे फरवरी 2023 में 8,10,000 की पड़ गई थी विद नोएडा रजिस्ट्रेशन, सुजुकी रजिस्ट्रेशन। और ये कौन सा वेरिएंट है? ये टाटा टियागो ICNG XT वेरिएंट है। एक्सटी वेरिएंट, ये आई थिंक टॉप से एक नीचे वाला होता है ना? सेकंड टॉप। ओके। तो नीरज भाई, आपने टाटा टियागो को क्यों सिलेक्ट किया है? इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां आ रही है, जैसे हुंडई की ग्रैंड आई-10 वगैरह आ रही है, तो आपने टियागो ही क्यों सिलेक्ट की है? मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से, जब से मतलब मेरा DL बना है, तब से मैं मारुति की गाड़ियाँ यूज़ हो रही थी मेरे घर में। पहले स्टार्टिंग में मारुति ऑल्टो थी, फिर वैगन आर आई। तो मैं मारुति के ब्रांड से एक्चुअली थोड़ा बोर हो गया था। तो इस बार मैंने कुछ दिमाग में सोचा कि इस बार कुछ मतलब नया ब्रांड का ट्राई करते हैं जी। तो मैंने काफ़ी यूट्यूब वगैरह पे सर्च किया। काफ़ी इस सेगमेंट में मुझे जो गाड़ी लेनी थी, जो मेरा बजट था, उसमें काफ़ी मैंने यूट्यूब पे R&D वगैरह करी। तो उसमें मैंने पाया कि टाटा पे इस बार ट्रस्ट करके देखना चाहिए, टाटा को देखना चाहिए काफ़ी, क्योंकि टाटा ने बहुत अच्छा कमबैक किया है जी। तो उसको देखते हुए मैंने टाटा पे ट्रस्ट किया। तो मेरे जो बजट में आई टाटा टियागो XT, तो इस बार मैंने इसलिए थोड़ा सोचा कि टाटा के साथ जाना चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी गाड़ी से कितने सेटिस्फाइड हैं? क्या आप जो ढूंढ रहे थे आपको इस गाड़ी में वो सब चीजें मिली हैं? देखो, सेटिस्फाइड तो मैं प्रॉपर नहीं हूँ, 100% तो सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं हूँ। जिस हिसाब से मतलब पड़ी है मुझे ये ऑन रोड, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें कमियां हैं। और अब जैसे जैसे मैं चला रहा हूँ, जितनी रनिंग इसकी हो रही है, जितना मतलब अब ये ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास चल गई है, ठीक है, उस हिसाब से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। काफ़ी सारे इसमें कमियां हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सेटिस्फाइड अगर आप पूछें मतलब 5 में से, तो मैं 3 के आसपास ही इसको मतलब मार्किंग दूंगा। 5 में से 3 मतलब कि रेटिंग दूंगा। एक एवरेज रेटिंग आपने इस गाड़ी को दी है, काइंड ऑफ। तो नीरज भाई, इस गाड़ी में क्या बेस्ट आपको लगा कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे फीचर्स हैं? क्या चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है इस गाड़ी में? बेस्ट थिंग इसकी मैं सबसे पहले बोलूँगा कि बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि टाटा एक ऐसा ब्रांड है जिसपे कि हम एक बार को आंख बंद करके भी ट्रस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने रेटिंग्स को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए टाटा के साथ जाना पसंद किया इस बार। बट नो डाउट बिल्ड क्वालिटी इज लाइक वेरी क्वालिटी तो है वेल, ठीक है, बिल्ड क्वालिटी है। और बाकी पिकअप कह लो, पिकअप के मामले में बहुत अच्छी है, ठीक है। माइलेज भी इसका, अगर आप हाईवे पे देखो, मैं गया था मथुरा, तो बहुत बढ़िया माइलेज दी इसने, बहुत बढ़िया, ठीक है। बाकी सिटीज़ में तो आप मतलब भूल ही जाओ कि माइलेज मिलेगी इसकी या नहीं मिलेगी। सिटीज़ में तो भूल जाओ आप। तो माइलेज इसकी, जब मैं मथुरा गया था तो यहाँ से दिल्ली से भरवा के गया था, मतलब 7.5 किलो के आसपास CNG आई थी इसमें, 8 किलो इन बिटवीन 7.5 to 8। तो उसमें मुझे ये मथुरा आराम से ले गई थी। मतलब कितने किलोमीटर कवर किया होगा ये? ऑलमोस्ट 200 के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास। हाँ, एवरेज तो ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं कहूंगा मैं इसको, ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक है। बाकी ये क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस पे जाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ता ही है जी, बिल्कुल, क्योंकि परफॉर्मेंस इसकी बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी, नो डाउट। चलने में कंफर्ट भी ठीक था, लेकिन वही है कि अच्छा है तो फिर बुरा भी बहुत ज्यादा है। तो ये है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, इस गाड़ी में 1.2 रेवट्रॉन इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये 3 सिलेंडर के साथ आ रही है। 3 सिलेंडर होने के बावजूद भी गाड़ी की पिकअप में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। लेकिन ये जो 3 सिलेंडर का एक जो सबसे बड़ा हमें एक ड्रॉबैक मिला है, वो है इंजन की नॉइज। अगर हम गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं तो अंदर, गाड़ी के अंदर इंटीरियर में बहुत ही ज्यादा नॉइज इंजन की आती है, जो कि एक ड्रॉबैक मैं इसे कह सकता हूं कि टाटा को इसमें थोड़ा और काम करना चाहिए। आवाज़ तो पूछो ही मत इसकी, मतलब जब स्टार्ट करते हैं तो मैं आपको शो ही करता हूँ एक बार।
ये हमारे एक सब्सक्राइबर आए थे अभी। आवाज तो है, आवाज काफी ज्यादा है, वही स्पीड के साथ थोड़ा आप आवाज अगर चारों डोर भी क्लोज कर देते हो ना, विंडोज क्लोज कर देते हो, तब भी बहुत ज्यादा नॉइज आती है। ठीक है। नॉइज की हमने बात करी है, और इसके अलावा इसमें आपको क्या क्या कमियां लगी इस गाड़ी में? कमियां, एक तो लेग स्पेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो हाँ ठीक है, इंटीरियर में जो है, क्योंकि काफी कॉम्पैक्ट गाड़ी लेग है। स्पेस नहीं है, और अगर हम कमियों पे आते हैं तो एक तो लेग स्पेस हो गया, दूसरी चीज के हरमान का सिस्टम दिया हुआ है इसमें हाँ ठीक है। अब आज की डेट में ये इतना आउटडेटेड सिस्टम लगा दिया है यहाँ पे, इसका क्या काम है? ये यूजलेस चीज है एक तरीके से देखा जाए तो। हरमन वैसे तो ऑडियो एंटरटेनमेंट के मामले में नंबर 1 पे आता है, लेकिन टाटा की जो गाड़ियों में हरमन के म्यूजिक सिस्टम लगाए जा रहे हैं वो काफ़ी आउटडेटेड हैं, जो परफॉर्मेंस के लेवल को अचीव नहीं करते हरमन के नाम के हिसाब से। ठीक है। और जहाँ तक भाई ने बताया कि गाड़ी में लेग स्पेस की दिक्कत फील होती है, कि लेग स्पेस बहुत कम है, उसका रीज़न ये है कि मेनली इस गाड़ी का जो इंजन कंपार्टमेंट है उसमें स्पेस ज़्यादा यूटिलाइज की गई है, और इसी वजह से जो इंटीरियर है उसमें अगर आप पूरी चेयर पीछे भी कर लेते हैं अपनी, तब भी आपको लेग स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम मिलती है। तो आइए हम आपको लेग स्पेस दिखाते हैं, कि जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, 6 फीट के इंसान के हिसाब से आपको दिखाते हैं कि इसकी लेग स्पेस कितनी कम पड़ती है। जी दिखाई देता हूँ। देखिए, ये मैं इसकी सीट पूरी पीछे कर देता हूँ, ये सीट पूरी पीछे है, और अभी भी आप देखेंगे तो पैर मेरे इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, जो कि अगर मैं ग्रैंड आई10 या फिर एक्सेंट वगैरह की बात करूं तो उसमें काफी खुले होते थे मेरे पैर। हाँ, मतलब वो ये है कि कंफर्ट है नहीं, कंफर्ट जो है, सिटिंग कंफर्ट, और दूसरा एक इसकी जो सिटिंग पोस्चर है, मेरे को इसमें भी कुछ, आपको इसमें सिटिंग पोस्चर कैसा लगा इसका? नॉट अप टू द मार्क, मतलब क्योंकि अगर आप ऐसे ही है, मतलब बस। अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो, कहीं ना कहीं सिटिंग पोस्चर की वजह से आपको बिल्कुल थोड़ा सा वही डिस्कम्फर्ट मैंने भी फील होता जब, है। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस जब मैं गया था तो ये सब चीजें मैंने भी मतलब फेस की थी काफी। जी। इसमें हाँ, मैं एक चीज कहूंगा कि लेग स्पेस भले ही कम है, तो इसमें जो मैनेज हम करते हैं वो, क्योंकि इसमें टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है, टिल्ट स्टीयरिंग की वजह से हम अपनी लातों को, अपनी टांगों को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यहाँ पे टाटा ने एक अच्छी चीज करी है, जो कि एक बेस वेरिएंट से टिल्ट स्टीयरिंग दिया गया है। इसके अलावा नीरज भाई, बूट स्पेस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा है इसका बूट स्पेस? 207 लीटर का बूट स्पेस टाटा क्लेम करता है सीएनजी टियागो में, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 205 लीटर का तो छोड़ो, मुझे 20 लीटर का दिखा दो अगर आ जाए तो। आओ मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, तो भाई की शिकायत बूट स्पेस को लेकर भी है, देखते हैं बूट स्पेस में क्या है, कहाँ पर क्या बैग आएगा। अच्छा, इन्होंने 205 लीटर जो काउंट किया हुआ है वो आई थिंक कि ये सिलेंडर के नीचे वाला जो हिस्सा है उसी को काउंट किया गया है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल यूजलेस है, कि इसमें अगर हम एक लैपटॉप बैग भी डालना चाहें तो वो भी मेरे हिसाब से नहीं आएगा। नहीं आ पाएगा। तो नीरज भाई, आपको इनकेस अगर स्टेफनी चेंज करनी पड़ती है, पंचर हो जाता है, तो आप स्टेफनी कैसे निकालते हैं इसमें? स्टेपनी वही पुराना तरीका, आउटडेटेड। कैसे? ये यहाँ से खोल करके, एक्चुअली अभी तक तो मुझे जरूरत पड़ी नहीं है, यहाँ पे ये बटन है। अच्छा, पहले इसको नीचे पुल करना करेंगे। पड़ेगा, ओहो। ठीक है, डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद स्टेपनी निकालनी पड़ेगी। तो ये भी मैं सोचता हूँ टाटा को इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये देखिए कि पहले की गाड़ियों में आता सीट को था, नीचे करके स्टेफनी निकालना थोड़ा सा कन्वीनियंट नहीं है कस्टमर के लिए, हर कोई बंदा मैनेज नहीं कर पाता है इसके साथ। और मैं दुग्गल जी आपको एक बात और बताता हूँ जी। ये मेरे ही लिस्ट 15 से 20 दिन बाद दूसरी गाड़ी लॉन्च कर दी, और मतलब टियागो ही मॉडल्स यही थे, टाटा टियागो, टिगोर वगैरह। उसमें क्या करा टाटा ने, उसी सेम बजट में ही हार्डली विद इन अ मंथ ही, एक महीने के बाद ही सीएनजी जो नीचे ले आए सिलेंडर, उसमें अच्छा खासा बूट स्पेस दे दिया है। नहीं तो ये भी अच्छा, वो अलग उसमें जो बूट स्पेस आया, आई थिंक उसमें डुअल सिलेंडर वाला जो है, ड्यूल सिलेंडर वाला जो है, तो ये भी अब हम जैसे कस्टमर्स को तो प्रॉब्लम हो गई है ना। अगर बजट में, सेम बजट में सब कुछ वही सब कुछ, तो ये पहले क्यों नहीं लॉन्च की गई? मतलब
हमारे लिए तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है कि ना तो हम इसको अब जल्दी से एक्सचेंज कर सकते हैं, अभी ली है नहीं, इसकी ना वजह तो से कर आपकी सकते एक जो है एक रीसेल वैल्यू भी गिर जाती है, Resale क्योंकि value भी मार्केट गिर में गई है। रीसेल के लिए कोई क्यों डुअल लेगा सिलेंडर भी इसको? अवेलेबल Outdated होगा क्यों और लेगा सिंगल कोई? सिलेंडर भी अवेलेबल होगा, तो ऑब्वियसली इसकी थोड़ी सी वैल्यू गिरेगी। तो डुअल सिलेंडर की जहां तक हमने बात की है, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टाटा पंच का इंटरव्यू लिया था, जिसमें मैंने डुअल सिलेंडर को किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है और कितना कामयाब है वो मैंने आपको दिखाया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। डिग्गी का हमें समझ आया, बूट स्पेस आपको इसमें नहीं मिल रहा है, आपकी निराशा है इससे टाटा को लेके। तो और इसके अलावा कुछ इस गाड़ी में कुछ अच्छी चीज जो आप दिखाना चाहते हैं? अच्छी चीज तो बस इसमें स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाता है। स्टीयरिंग माउंट हाँ कंट्रोल जी, दिखा सकते हैं? हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसके स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल है जी। ठीक है। ये जो सिस्टम है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसमें ना आप बस ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर द कॉलिंग, ठीक है। और आपको म्यूजिक सुनना है फोन से कनेक्ट करके, बस वो कर सकते हैं। क्या मैं टाटा से ये पूछने बात चाहता हूँ कि टाटा कि कोई भी एम्प्लॉय इसको प्रीफर करेगा, इसको कोई लेना चाहेगा आज की डेट में, जहां की एंड्रॉइड वगैरह इतना ऊपर पहुंच चुके हैं, सिस्टम्स वगैरह इतना सब, ये तो आउट मतलब बिल्कुल ही यूजलेस चीज है। जी, मैं यहाँ पे आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम दिया गया है, ये एक डबल डिन सिस्टम है, जिसमें ये टच पैड दिए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये बटन नहीं है, ये सिर्फ टच पैड है टच ये। करके काम करते हैं। ये देखिए, ये देखिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि गाड़ी चलाते हुए अगर हमें इसका यूज करना पड़े, तो हमें गाड़ी को रोक के ही इसमें कोई ना कोई जो भी, अगर हम वॉल्यूम अप डाउन तो चलो ठीक है समझ आता है, अगर हम कॉल कर रहे हैं किसी को, कॉल लिस्ट से हमें नंबर निकालना है, तो कहीं ना कहीं हमें गाड़ी साइड में लगा के ही करना पड़ेगा, जो उतना हैंडी नहीं है। और दूसरी चीज, इस इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके मेरे को कई कस्टमर ने शिकायत करी है कि इसकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, कभी वाइट हो जाती है और कभी ब्लैक हो जाती है। क्या आपको इस तरह की कोई परेशानी फेस की है आपने? मेरे को अभी लास्ट टू लास्ट मंथ हुई थी एकदम से, और मैंने सर्विस सेंटर में कॉल भी किया था इस चीज के रिगार्डिंग, वही हुआ था, ब्लैंक हो गया था सब कुछ, कुछ भी नहीं आ रहा था इसमें, सिर्फ टाइम के अलावा टाइम मेंशन हो रहा था सब। मैंने सब गाड़ी इधर से ऑफ करके देख लिया, चाबी ऑन ऑफ करके देख ली, मतलब 2-3 दिन हुई थी। बट उसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि सर आप 1-2 दिन और वेट कर लो, अगर आपको इशू लगता है तो आप आ जाना। बट यही है कि नई गाड़ी में नई सिस्टम में एक्सपेक्टेड नहीं है ना, अब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, उसके बाद अभी से विद इन वो भी हरमन जैसी कंपनी के साथ ये एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी। तो इससे बेटर तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप बेस मॉडल लेकर के सारी एक्सेसरीज बाहर से फिट करवाइए, जी, सबसे जी, बेस्ट चीज है जी। बाकी आप पूछ रहे थे, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल मिल जाता है, डबल टोन इंटीरियर मिल जाता है, और आपका स्पेस, हाँ ठीक है, स्पेस इसमें वैसे थोड़ा अच्छा दिया हुआ है कि भाई अगर आपको वॉलेट वगैरह रखना है, सेल फोन्स वगैरह रखने हैं, उसके हिसाब से हाँ, स्पेस अच्छा है। लेकिन इसमें अगर हम चाहे तो 500 ml से ज्यादा, 500 ml की भी बोतल इसमें नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी, ये बहुत ही एक खराब चीज है। हाँ वही। अब अगर गियर के पर्सपेक्टिव पे आते हैं, तो गियर जो है मतलब कभी कभी शिफ्ट करने में बहुत ज्यादा इशू, मतलब अटकता है, अटक जाता है जी, एक ही जगह पे स्टक हो जाता है ये बिल्कुल, और वो ही नहीं करता, बहुत ज्यादा मतलब जोर लगाना पड़ता है, और वाइब्रेशन तो इतनी है कि इसमें पूछो मत। जी जी। वाइब्रेशन का जैसे मैंने आपको बताया, इसमें जो इंजन है, जो 3 सिलेंडर की ये गाड़ी है, उस वजह से आपको थोड़ा इंजन की नॉइज और वाइब्रेशन इसमें आपको फील हो रही है। ठीक है। तो ओवरऑल आप इसका ड्यूअल टोन जो इंटीरियर है, डैशबोर्ड की फिनिशिंग वगैरह बहुत प्यारी है। तो आप इसकी आफ्टर सेल सर्विस से क्या रेटिंग देना चाहेंगे इसको? रेटिंग अगर आफ्टर सेल सर्विसेज देखा जाए तो उनकी वही 5 में से 3 के आसपास, और 5 में से 3, वो भी मतलब एवरेज और 3, हाँ जी वो भी एवरेज ही है। क्योंकि पहली सर्विस का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको अपना, वो क्यों दे रहा हूँ मैं मार्क्स, क्यों दे रहा हूँ मैं, उसका रीजन ये है कि मैं पहली सर्विस का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब वो लाए थे, उसमें पहली सर्विस में आपको ही पता है, सबको पता है कि कुछ नहीं करते, जस्ट वॉश करके दे देते हैं वो लोग, ज्यादा कुछ तो करना भाई, इंजन ऑयल वगैरह तो चेंज होना नहीं पहली सर्विस। तो वो वॉश भी सही से करके, जैसी मैंने एज इट इज दी थी, यहाँ पे पूरा डस्ट भरा हुआ, पूरा अच्छे से डस्ट भरा हुआ, मतलब बाहर की साइड भी डस्ट भरा हुआ, वॉशिंग क्वालिटी जीरो, बिल्कुल जीरो, अंदर से भी बिल्कुल साफ नहीं, पता नहीं ये मैट वगैरह वॉश करे थे या नहीं करे थे,
ठीक है, इन पे बस डायरेक्टली उन्होंने पॉलिश मारी हुई, पॉलिश से पहले पता नहीं उन्होंने साफ करा था, क्योंकि पूरे डस्ट पार्टिकल्स एज इट इज दिख रहे थे जैसे थे। ये आपने कौन से सर्विस सेंटर से सर्विस करवाया सागर था? मोटर सेक्टर 5 सेक्टर नोएडा। 5। वैसे आपको मैं बता देता हूँ कि पूरे नोएडा में टाटा का सिर्फ एक ही डीलर है, सागर मोटर, जो सेक्टर 63 में है और सेक्टर 5 में है नोएडा। तो उसके बाद मैंने उनको दोबारा बोला, उनके टेक्नीशियन से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला सर आप दोबारा भेज दीजिए। वो बंदा दोबारा वॉश करने के लिए लेके गया, 2 घंटे बाद गाड़ी लेके आएगा। तो इसमें इतना टाइम कंज्यूम हो गया, ठीक है, कि बस पूछो मत। तो मेरा तो पहली सर्विस का ही मतलब अच्छा नहीं था एक्सपीरियंस। नीरज भाई, ये भी सुना है कि टाटा की गाड़ियां जिस तरीके से बिकी हैं उस तरीके से सर्विस सेंटर में एकदम भीड़ जमा हो गई है। जैसे हम देखते थे कि मारुति की गाड़ियों में, मारुति की सर्विस सेंटर में काम ठीक से नहीं हो रहा है कि उनके पास नंबर ऑफ कार्स इतनी है, एक दिन में वो 100 150 गाड़ियां को निपटा रहे हैं। इसी तरीके से टाटा में भी सुनने में आया कि आपको भी कुछ इस तरीके से फील हुआ है कि टाटा में सर्विस सेंटर में भीड़ हो गई है, जिस तरीके से गाड़ी वो उस तरीके से वो एक्सपर्टाइज अपनी नहीं दे पाते हैं और जो टेक्नीशियन है वो उतने स्किल्स इस पे नहीं दे पाते हैं अपने। हाँ जी, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने ये चीज़ फेस की है। काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स मतलब एक दिन में आ रहे हैं, बहुत मतलब बैक टू बैक बहुत सारी गाड़ियाँ लगी रहती हैं वहाँ पे, गाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। अब मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना ही। मैं अभी जब से 2-3 दिन हुए हैं, मतलब 2-3 दिन नहीं, हफ्ता लगा लो, क्या हो रहा है, मुझे आज भी शोरूम विजिट करना था, बट मैं सैटरडे वीकेंड की वजह से, क्योंकि ऑल वीकडेज में इतना रश रहता है, तो मैं वीकेंड पे जाना मैंने स्किप किया कि मैं नेक्स्ट वीक ही जाऊंगा। इशू क्या हो रहा है कि मैं जब स्टार्ट करता हूँ इसको तो ऐसा लगता है ये बंद होने वाली है, मतलब अजीब तरीके से आवाज करती है, ऐसा लगता है इंजन जैसा अभी बंद हो जाएगा, कुछ कटआउट किसी लगता है, मतलब कि कुछ कटआउट होने वाला है इस तरीके का। तो उसके रिगार्डिंग मेरी कल ही बात हुई है टेक्नीशियन से दोबारा, तो वो बोला कि सर आप मंडे या ट्यूसडे में विजिट कर लो। मैंने कहा भाई कल सैटरडे या संडे में पॉसिबल नहीं है, तो उसने खुद ही मना कर दिया कि सर आप लेके जाओगे गाड़ी शाम को ही मिलेगी, पूरा दिन मेरा हो गया पैक, मैं कहीं आ नहीं जा सकता ना कुछ कर सकता, ठीक है। तो इसलिए उसने खुद ही मुझे रिकमेंड किया कि आप मंडे तक आ जाओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सर्विस को लेके नीरज भाई बहुत निराश हैं और ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि नीरज भाई की नहीं है, ये और भी टाटा के जो कस्टमर हैं उनको सर्विस को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। सेकंड सर्विस पे मैंने बोला इन लोगों को, स्पेशली मेंशन कराया जॉब कार्ड पे कि डोर क्लीनर जो होता है, जो उसमें फिल करते हैं, डोर क्लीनर ऐड कर देना, उसमें डाल देना, क्योंकि पहली सर्विस पे वो डाला नहीं गया था। जो वाइपर का बेसिक सी चीजें बहुत वो लोग खुद डालते हैं, तो खुद ही डालनी चाहिए, ठीक है। अब उसको मैंने जॉब कार्ड में ऐड कराया, बट स्टिल उसके बावजूद भी उन्होंने वो डाला ही नहीं जी। सर डाल देंगे, सर डाल देंगे, उसके बाद वो खाली पड़ा है, डाला ही नहीं। वो मुझे नॉर्मल पानी डालना पड़ता है वही हमेशा जी। तो मैं समझता हूँ कि टाटा को अपने सर्विस सेंटर को लेके काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। एक उनको अपने सर्विस सेंटर में स्पेस की ज़रूरत है ताकि वो इतनी गाड़ियाँ आ पाएँ। दूसरा, उनको अपने लेबर को थोड़ा सा स्किल्ड करने की ज़रूरत है। तो ये था। और इसके अलावा नीरज भाई आप कुछ बताना चाहते हैं गाड़ी के बारे में? इसके अलावा जैसे जैसे गाड़ी चलती जाएगी पक्का मैं आपके साथ अपना फीडबैक शेयर करता रहूँगा गाड़ी को लेकर के। ठीक है, तो ये थे नीरज भाई, इन्होंने आपको गाड़ी की खरीद के 8 महीने बाद अपने रिव्यूज़ दिए कि उनको इस गाड़ी में क्या समस्या आ रही हैं, वो अपनी गाड़ी से कितने सेटिस्फाइड हैं, और आप इसके बेस पे ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको टाटा टियागो के लिए जाना चाहिए, टाटा टियागो परचेज़ करनी चाहिए या नहीं। और मैं नीरज भाई से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इसी गाड़ी के और कम से कम 1 साल बाद मैं इनसे एक बार फिर रिव्यूज़ दूंगा, आपके लिए फिर से रिव्यूज़ लाऊंगा कि टाटा की जो इनको प्रॉब्लम इन्होंने बताई है और इन्होंने कंप्लेंट किया टाटा सर्विस सेंटर में, तो क्या इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं, क्या टाटा की सर्विस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ। तो वेट कीजिए मेरे अगले वीडियो का। ठीक है नीरज भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कस्टमर को एक्चुअल रिव्यूज़ देने के लिए। थैंक यू दुग्गल जी। हाँ तो रितेश भाई, मैं एक और चीज़ इसमें कमी बताना चाहूँगा। हाँ। कमी ये है कि इतनी भी मतलब कॉस्ट कटिंग देखी मैंने, मतलब प्राइसेस गाड़ियों के इतने बढ़ रहे हैं, कॉस्ट कटिंग पे देखें तो अब ये की है, ठीक है, ये ऊपर से ये मत सोचना कि कंपनी से मिली, मुझे ये कवर चढ़ा रखा ऊपर से कि ये है, ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल वाली की है। तो इसमें जो इसके साथ डुप्लीकेट की जो आती है वो एक नॉर्मल की दे रहे हैं, सिर्फ की दे रहे हैं, उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं है। दूसरी की मतलब उसमें ये सिर्फ की दे रहे हैं, उसमें रिमोट कंट्रोल नहीं है, रिमोट कंट्रोल नहीं है और सिर्फ नॉर्मल की है। नॉर्मल। ये तो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसमें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है टाटा को। हाँ, उधर ही अगर हम स्टेपनी पे आ जाते हैं तो आप लोगों को सबको ही पता है कि स्टेपनी सिर्फ वो स्टेपनी है। स्टेफनी में एक साइज टायर का छोटा आ रहा है, स्टेपनी है वो छोटा आ रहा है, और प्लस वो एक जैसे जो अभी हमारी गाड़ियों में टायर लगे हुए वो नॉर्मल टायर नहीं है,
वो मतलब काइंड ऑफ स्टेपनी है जो आपसे 70-80 किलोमीटर ही चला देगी आपको। नॉर्मल टायर ब्रांड का है या नहीं है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं आपको इस गाड़ी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बता देता हूँ। इसमें सबसे बढ़िया एडवांटेज है, ये टाटा की है तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत स्ट्रांग है। ये जो हरमन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत ही एडवांस लेवल के सिस्टम होते हैं। हालांकि इस गाड़ी में उतने एडवांस लेवल के नहीं लगाए हैं, बट स्टिल हरमन ऑडियो क्वालिटी में सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा इसकी जो माइलेज है वो बहुत अच्छी बताई जा रही है, जो कि 30 से 32 तक दे रही है हाईवे पे, बहुत अच्छी बताई जाती है ये। और इसके अलावा इसमें अब जो गाड़ियां आ रही हैं वो 2 डबल सीएनजी सिलेंडर के साथ आ रही हैं, जो बहुत अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से बूट स्पेस हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये चीप एंड बेस्ट गाड़ी पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स कवर करती है। और इसकी जो सर्विस है वो 15,000 किलोमीटर के बाद होती है, जहाँ की नॉर्मल गाड़ियों की सर्विस जो है वो 10,000 किलोमीटर के बाद होती है। और इसकी जो सबसे बढ़िया बात है, जो ये बेस मॉडल से ही एक टिल्ट स्टीयरिंग फीचर्स दे रहा है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा है। इसी के साथ और अगर मैं इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इसमें सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, तो लॉन्ग ड्राइव में कंफर्ट फील नहीं होता। लेग स्पेस अच्छी नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग ड्राइव में आगे टांगों में भी दर्द होती है। और जो इसमें हरमन का सिस्टम यूज़ किया गया है वो, हरमन तो बेस्ट ब्रांड है ही, लेकिन हरमन में जो सबसे लो क्वालिटी का सिस्टम है वो इसमें यूज़ किया गया है, जिसमें अभी सॉफ्टवेयर लैग्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें कि हैंगिंग इश्यूज आ रहे हैं, बहुत कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है। इसके साथ कि टाटा की जो सर्विस है, जो आफ्टर सेल सर्विस है, सर्विस सेंटर में एक तो स्किल्ड लेबर नहीं है, और वहाँ की जो सर्विस सेंटर में इतनी भीड़ है कि आप सर्विस सेंटर जाना पसंद ही नहीं करेंगे, आप चाहेंगे कि आप लोकल मार्केट से ही अपनी गाड़ी की सर्विस करवा लें। और क्योंकि इसमें 1.2 रेवट्रॉन इंजन यूज़ हो रहा है और ये 3 सिलेंडर की गाड़ी है, तो इसमें इंजन की नॉइस गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा फील होती है। और अगर इसकी पिकअप की मैं बात करूं तो पेट्रोल के अंदर, क्योंकि ये एक ICNG वेरिएंट है, पेट्रोल के अंदर जो इसकी पिकअप आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है अगर आप AC ऑन कर देते हो। वहीं आपको इसकी CNG में AC के साथ पिकअप में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंफर्ट इस गाड़ी में कम है, तो इसकी लेग, वो जो उसका जो मेन रीज़न है वो इसकी लेग स्पेस है। और स्पेस की अगर बात करूं तो इसकी जो बूट स्पेस है उसमें भी आपको 205 लीटर की जो बूट स्पेस दी गई है वो सिर्फ नाम की है। अगर आप इसमें एक लैपटॉप बैग भी रखना चाहें तो आप इसमें वो भी नहीं रख सकते। और इसमें जो चाबी दी गई है, सबसे बड़ी ड्रॉबैक में मैं समझता हूँ, जो चाबी दी गई है, हर गाड़ी के साथ 2 चाबियाँ मिलती हैं, इस गाड़ी के साथ भी 2 चाबी मिली है, लेकिन एक चाबी में सेंटर लॉकिंग है, दूसरी चाबी बिल्कुल नॉर्मल चाबी है जिसमें कोई सेंटर लॉकिंग नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ टाटा को इन बेसिक चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, इससे ही अपने कस्टमर लूज कर सकता है। तो ये थे दोस्तों मिस्टर नीरज, इन्होंने अपनी गाड़ी के रिव्यूज़ दिए टाटा टियागो के। इसी के बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे टाटा नेक्सॉन। आपको याद होगा मेरे चैनल पे एक वीडियो आई थी टाटा नेक्सॉन EV मैक्स, तो मैंने आपकी उस गाड़ी के ओनर मिस्टर विपुल से आपकी बात कराई थी, जिन्होंने अपनी गाड़ी के रिव्यूज़ दिए थे। वो अपनी गाड़ी से बैटरी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थे, और उस वीडियो में मेरे को कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि जो उनका जो कुछ लीगल केस चल रहा है उसका क्या आउटकम रहा, उसको लेके कुछ वीडियो बनाओ। अगली वीडियो में मैं आपको विपुल भाई से मिलवाता हूँ, टाटा नेक्सॉन EV मैक्स की वीडियो आपको अगली देखने के लिए मिलेगी।